नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने संवेदी अंग संतुलन पुटी के बारे में बात की थी। अब हम इस वीडियो में देखते हैं कि अन्य संवेदी अंग जिसमें कि स्पर्शग्राही टैक्टाइल ऑर्गन और टैंगो रिसेप्टर ये कहाँ पाए जाते हैं, किस जगह होते हैं। तो झींगे में श्रवण की संवेदना तो नहीं होती है, यानी कोई किसी प्रकार का कान या कोई छिद्र नहीं होता है जो सुनने की कला में माहिर हो, परंतु ये अपने स्पर्श अंगों या स्पर्शग्राही टैक्टाइल ऑर्गन और या टैंगो रिसेप्टर्स की सहायता से स्पर्श के प्रति संवेदनशील होता है। इसमें ये अंग पिचकी सूको प्ल्यूमोसिटी के रूप में होता है। जैसा कि हमने पिचकी सूक पक्षियों में होता है, उसी प्रकार इसमें होता है, जो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि ये एक पिच की सूक की तरह है। अब ये इसका आधार भाग है और ये क्यूटिकल लेयर है और इसमें ये फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन है और ये पूरा एक लंबा छड़ की तरह संरचना है जिसमें दो भाग होंगे, एक साफ्ट होगी और ऊपर की ब्लेड है। इस ब्लेड में ऊपर की तरफ थोड़ी सी हल्की सी मुड़ी होती है जिसमें बार्ब्स या जो ग्राही है संवेदी ग्राही होते हैं। तो इस प्रकार से ये संरचना होती है। तो इसमें पिच की सूकों के रूप में जो उपांगों के चपटे भाग जैसे तरणपादों की शाखाओं पर झालर बनाते हुए पाए जाते हैं। तरणपाद यानी कि प्लियोपोड की शाखाओं पर झालर बनाए पाए जाते हैं। प्रत्येक स्पर्शग्राही सूक एक खोखला क्यूटिकली ऊर्ध्व आउटग्रोथ होता है जिसमें एक तंत्रिका तंतु पाया जाता है। यह दो खंडों का बनाता है। आधारी भाग साफ्ट होता है और ऊपर झिल्ली की सहायता से अध्यावरण से जुड़ा रहता है और दूसरा भाग ब्लेड होता है जो धीरे धीरे आगे की ओर पतला होता है और उस पर छोटे छोटे कांटे या बार्ब्स या हम रोम कह सकते हैं पाए जाते हैं। ये कहाँ पाया जाता है? जैसा मैंने पहले बताया अभी प्लब पादों में और इसके अलावा दोनों एंटीना के लंबे स्पर्शकों की उनके कार्य के अनुसार स्पर्श संवेदी माना जाता है। अब ग्रहण संवेदी। अब ग्रहण संवेदी या गंधग्राही, ये आपको संरचना दिख रही है। इसमें भी इस प्रकार का ये एक सूक है, ये आधार भाग है इसका और इसमें फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है और ये साफ्ट भाग है और ये ब्लेड है। इसमें लंबे रोम जैसी संरचना पाई जा रही है। तो जो ये है ग्रहण अंग या रसायन ग्राही। रसायन ग्राही या ग्रहण संवेदी अंग रासायनिक उद्दीपनों के प्रति क्रिया करते हैं। ये अंग प्राणी के मुख्य भागों माउथ पार्ट्स और लघु श्रृंगिका के कसाबों और गिल कोशों के अंदर की भित्ति पर पाए जाते हैं। प्रत्येक लघु श्रृंगिका के बाहरी स्पर्शक के अंदर की और छोटी शाखा में एक अनुदैर्घ्य खांच होती है जिसमें असंख्य ग्रहण सूक उपस्थित होते हैं और प्रत्येक सूक की रचना दो भागों के द्वारा होती है। आधारी भाग या साफ्ट एक निचली झिल्ली द्वारा अध्यावरण से जुड़ा रहता है। दूरस्थ खंड या ब्लेड या कुंद रूप से आगे की ओर जो है लंबी पतली नहीं होकर ये लंबी होती है लेकिन ब्लेड की तरह हो जाती है, चपटी। प्रत्येक सूक में लघु श्रृंगिकी तंत्रिका की ग्रहण तंत्रिका शाखा से एक छोटा तंत्रिका तंतु आता है। अब स्वांतरग्राही, एक नाम है स्वांतरग्राही प्रोप्रियोसेप्टर। ये ग्राही शरीर के संपूर्ण अंदर के भागों में पाए जाते हैं। इनके द्वारा शरीर के आंतरिक उद्दीपन जैसे शरीर की स्थिति, पेशीय संकुचन आदि की क्रियाओं का अनुभव किया जाता है। तो इस प्रकार ये संवेदी अंग हो गए। अब हम बात करते हैं इसके शरीर में होने वाले आंतरिक परिवर्तन की, जिसमें अंतःस्रावी तंत्र का तंत्र इसका महत्वपूर्ण है। क्रस्टेशिया प्राणियों की भांति पैलिमोन में भी बड़ी संख्या में हार्मोन उत्पन्न करता है और ऐसा विश्वास किया जाता है कि नेत्रबंध के आधार पर, यानी नेत्र कोटर जहाँ पाया जाता है वहाँ से नेत्रबंध निकलता है। रोस्ट्रम के दोनों तरफ नेत्रबंध के आधार पर स्थापित कोटर ग्रंथि साइनस ग्लैंड कहते हैं से बहुत से हार्मोन स्रावित होते हैं और ये हार्मोन एक नंबर देखो एपिडर्मिस के
और संयुक्त नेत्रों की वर्णकी कोशिकाओं में वर्णक के विस्तार के लिए, बाह्य कंकाल पर चूने के लवणों का जमाव करने के लिए और निर्मोचन का नियमन करते हैं। इस प्रकार ये हार्मोन के कार्य है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कार्य हैं। आधुनिक अन्वेषणों से यह ज्ञात हुआ है कि निर्मोचन का नियमन करने वाले हार्मोन दो प्रकार के होते हैं। वे हार्मोन जो निर्मोचन को संदमनकारी करते हैं, यानी कि हार्मोन को रोकते हैं या मॉल्टिंग इनहिबिटिंग कहते हैं। दो प्रकार के हार्मोन हैं, एक तो निर्मोचन को बढ़ाते हैं और एक दूसरे है निर्मोचन को घटाते हैं। तो यहाँ पर एक्स जो ऑर्गन है वो निर्मोचन संदमनकारी यानी मॉल्टिंग इनहिबिटिंग हार्मोन है, उनको स्रावित करते हैं तथा निर्मोचन को रोकते हैं। और दूसरा है तथा निर्मोचन त्वरक यानी मॉल्टिंग एक्सिलरेटिंग यानी बढ़ाने वाले। यह हार्मोन चिबुक क्या है? मैंडिबल, जो कि मुख जो गुहा है उसके दोनों तरफ पाया जाता है। तो वहाँ पर यह हार्मोन है चिबुक की अर्धवर्तनी पेशी अबडक्टर मसल्स के नीचे एक बाई अंग पाया जाता है, वहाँ पर होता है और वहाँ पर ये स्राव होता है और निर्मोचन त्वरक हार्मोन द्वारा ही कायंत्रण प्रेरित होता है। तो इस प्रकार देखते हम, एक साइंटिस्ट है एच कोरियोक्स कॉटन, इन्होंने बताया कि अंतिम जोड़ी चलन टांग है पांचवी चलन टांग। पांचवी जोड़ी चलन टांग के कक्षांगी खंडों की पेशियों के बीच स्थापित एंड्रोजेनिक ग्रंथि से पुल्लिंग हार्मोन एंड्रोजन का स्राव होता है, जिनसे प्राणी में पुल्लिंग के लक्षण बनते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि नर का जनन अंग पांचवी जोड़ी चलन टांग के कॉक्सा भाग में अंदर की तरफ एक छिद्र होता है जिस पर मेल जेनाइटल पोर निकलता है। अब इसके पश्चात हम इसके साथ अध्ययन करते हैं जनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आपको पता है कि झींगा है वो द्विलिंगी प्राणी है और लैंगिक द्विरूपता को निरूपित करता है। लैंगिक द्विरूपता का मतलब है इसमें नर और जंतु मादा दोनों अलग अलग पाए जाते हैं। नर जंतु मादा की अपेक्षा बड़ा होता है। नर का उदर भाग मादा के उदर की अपेक्षा सकरा होता है। कुछ और भी इसके लक्षण हैं। इसमें है नर के बक्षीय टांगों के आधार मादा की अपेक्षा अधिक सन्निकट या नज़दीक होते हैं, अप्रॉक्सीमेटेड होते हैं। नर में द्वितीयक कीलाभ टांग मादा की अपेक्षा अधिक लंबी, मजबूत एवं कांटेदार होती है। नर के प्रत्येक द्वितीय प्लवपाद में, जैसा कि मैंने अभी बताया था, नर के प्रत्येक द्वितीय प्लवपाद में एंडोपोडाइट और अपेंडिक्स इंटरना के बीच एक अतिरिक्त प्रवर्ध आ जाता है जिसको अपेंडिक्स मैस्कुलाइना कहते हैं। नर जंतु में उदर खंडों के एपीमीरा मादा की अपेक्षा छोटे होते हैं। नर में एक जोड़ा नरजननिक छिद्र पांचवी जोड़ी चलन टांगों के कक्षांगों पर स्थित होता है, जबकि मादा में मादा जनन छिद्र तीसरी जोड़ी चलन टांगों के कक्षांगों पर स्थित होता है। अतः नर और मादा दोनों जंतु में जनन ग्रंथियां की स्थिति, आकृति, परिमाण और सामान्य अवस्था जो व्यवस्था है समान होती है। ये बक्ष के पश्चिम भाग में यकृत अग्नाशय के ऊपर की ओर पेरिकार्डियम के नीचे पाई जाती है तथा आगे की ओर रीनल कोष तथा पीछे प्रथम उदरखंड तक फैली रहती है। अब हम विस्तृत रूप से बात करते हैं नर जनन तंत्र की। तो नर जनन तंत्र आप यहाँ पर देख रहे हो, ये एक चित्र दिखाई दे रहा है नर जनन तंत्र। और अभी मैंने आपको बताया कि ये कहाँ पाया जाता है। ये बक्ष गुहा में पाए जाते हैं और जो है हेपेटोपेंक्रिक ग्लैंड के भी ऊपर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये एक जोड़ी टेस्टिस है और टेस्टिस लंबे हैं, ये आपको दिखाई दे रहे हैं। इनके बीच में गैप है, इसको लिखा है मीडियन गैप फॉर द कार्डियोपाइलोरिक स्ट्रैंड, यानी इसमें से वो स्ट्रैंड ऊपर तरफ निकल जाता है। फिर इसके आधार भाग से कॉइल नली निकलती है जो आगे चलकर काफ़ी सारी कुंडली जैसी संरचना या कॉइल्ड उसको कहते हैं, कॉइल्ड ट्यूबुल्स, जो कि वास डिफरेंस या कॉइल्ड मास ऑफ वास डिफरेंस शुक्र वाहिनी है जो आगे चल के फिर दोनों तरफ के शुक्राशय से निकलकर दोनों तरफ की चलन टांगों की तरफ जाती है। ये वास डिफरेंस आप दिखाई दे रहे। और
चलन टांग पर खुलने से पहले ये आधार भाग पर फूल जाती है। इसको वेसिकुला सेमिनेलिस कहते हैं। और 5वीं जोड़ी चलन टांग के कक्षांग भाग कॉक्सा पर अंदर की तरफ छिद्र पाया जाता है। और 5th लेग का एक कॉक्सा है इस पर, इसलिए इसको फ्लैप कवरिंग मेल जेनाइटल पोर, यानी मेल जेनाइटल पोर को कवर करने वाला ये फ्लैप है, स्किन फोल्ड है। दोनों के बीच में ये स्टर्नम है, ये पाया जाता है। अब यहाँ पर आप ये देख सकते हो, ये वाला है नर के टेस्टिस को ट्रांसवर्स सेक्शन काटा है, तो आपको ये नलिकाएं दिखी हैं, ट्यूबुल्स, ये सेमेनिफेरस ट्यूबुल्स है एक तरीके से। इनके अंदर बीच बीच में इनके अंदर आप देख सकते हो कि ये जर्मिनल एपिथेलियल लेयर है, जिसमें डेवलपिंग स्पर्मेटोसाइट है और डेवलप्ड स्पर्मेटोसाइट सेंटर में है। ये डेवलपिंग स्पर्मेटिड्स है और ये एक स्पर्म है जिसमें ये न्यूक्लियस भाग है और ये इसके टेल है। तो इस प्रकार ये इसका नर जनन जो नर जनन तंत्र है वो होता है। अब नर जनन तंत्र में जो भाग है, इसके मुख्य भाग जो मैंने बताया था पहले, वृषण टेस्टिस, दूसरा शुक्राशय वास डिफरेंस, और तीसरा है माफ़ी चाहूँगा शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहक जिसको कहते हैं, और तीसरा है इसका शुक्राशय, ये शुक्राशय, और फिर जनन छिद्र। यहाँ पर इसका जो प्रथम भाग है वृषण टेस्टिस, 2 वृषण कोष या जो 2 वृषण है वो कोमल सफ़ेद एवं लंबी रचनाएं होती है, जिनके अगले सिरे परस्पर जुड़कर सामान्य पाली बनाते हैं। दोनों वृषणों के बीच एक दरार होती है जिसमें से होकर हृदय को जठर निर्गमी आमाशय से जोड़ने वाला एक डोरा, या इसको जठर निर्गमी डोरा कहते हैं, गुजरता है। प्रत्येक वृषण की रचना में अनेक कुंडलित सक्रिय और पतली भित्ति की शुक्र जनन नलिकाएं यानी सेमेनिफेरस ट्यूबुल्स होती है, जो संयोजी ऊतकों से आपस में जुड़ रहते हैं या संयोजक उनके बीच बीच में पाए जाते हैं। प्रत्येक नलिका की गुहिका उपकला या एपिथेलियम की इकहरी परत द्वारा आश्रित रहती है और जिसकी कोशिकाएं शुक्राणु जनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस करती है। इनके द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है, स्पर्मेटोजोआ का। और एक परिपक्व शुक्राणु एक कोशिका द्रव्य गोलीय रचना जैसी संरचना दिखाई देती है, जिसमें एक बड़ा काला हंसियाकार केंद्रक और पुच्छ के समान एक ब्लंट या जिसको हम सूत्रा प्रवर्त कहते हैं। अब दूसरी हम बात करते हैं शुक्रवाहक या शुक्र नलिकाएं। प्रत्येक वृषण के पश्च सिरे से निकट से एक लंबी कुंडलित और सक्रिय नली शुक्रवाहक वास डिफरेंस निकलती है, जो कि प्रत्येक वृषण के दोनों तरफ हमने देखा था, ये वहीं पर काफ़ी सारी कुंडलित हो जाती है। तो निकलने के पश्चात प्रत्येक ओर का शुक्रवाहक एक अत्यधिक कुंडलित पुंज बनाता है और फिर उदरीय आकोचनी पेशियों एवं बक्षीय भित्ति के बीच सीधा नीचे की ओर चला जाता है। अब आगे चलकर ये दोनों तरफ की जो शुक्र वाहिनी है, ये 5वीं जोड़ी चलन टांग में खुलने से पहले नीचे पर आधार भाग पर जाकर फूल जाती है, तो उसको हम शुक्राशय कहते हैं या वेसिकुला सेमिनेलिस। प्रत्येक शुक्रवाहक नीचे की ओर 5वीं जोड़ी टांगों के आधार के निकट फूलकर एक मुग्धर आकार या क्लब शेप का शुक्राशय या वेसिकुला सेमिनेलिस बनाता है और इन आशयों में श्वेत संहत यानी वाइट कॉम्पैक्ट कार्यों के रूप में शुक्राणु संचित रहते हैं, जिन्हें शुक्राणुधर या स्पर्मेटोफोर कहते हैं। और प्रत्येक शुक्राशय अपनी ओर की 5वीं टांग के कक्षांग के अंदर की सतह पर एक नरजनन छिद्र द्वारा बाहर खुलता है और प्रत्येक छिद्र आवरण से एक छोटे ढापन या जिसको हम स्किन फोल्ड कहते हैं द्वारा ढका रहता है। अब हम बात करते हैं मादा जनन तंत्र की। मादा जनन तंत्र का आपको यह चित्र दिखाई दे रहा है। इसमें भी जैसे यहाँ पर पहले शुक्राशय का लंबे वो थे रॉड जैसी संरचनाएं, लेकिन यहाँ पर ये
आपको चतुष्कोणीय संरचना दिखाई देती है, बीच में छिद्र पाया जाता है। मीडियन गैप फॉर द कार्डियोपाइलोरिक स्ट्रैंड, और ये ओवरी है। दोनों तरफ की ओवरी ऊपर और नीचे आपस में जुड़ जाती है और दोनों तरफ से ओविडक्ट निकलती है और ओविडक्ट नीचे चलकर तीसरी जोड़ी चलन टांग के कॉक्सा भाग में खुल जाती है और इनके दोनों टांगों बीच में स्टर्नम है। तो हम देखते हैं कि इसके भाग कौन से। इसके दो भाग हैं, एक भाग है अंडाशय, ओवरी, और दूसरा भाग है इसका अंडवाहिनी। तो मादा जनन छिद्र के अंदर, मादा जनन तंत्र के अंदर सफेद संहत या कॉम्पैक्ट और हस्याकार दो अंडाशय होते हैं और इन दोनों के किनारे परस्पर जुड़े होते हैं, परंतु इनके बीच में एक दरार होती है जिससे होकर जठर निर्गमी डोरा गुजरता है। और जंतु की आयु तथा मौसम के अनुसार अंडों की आकृति एवं परिमाण में परिवर्तन होता रहता है। प्रत्येक अंडाशय एक झिल्ली में संपुट कैप्सूल में बंद रहता है और इसके अंदर परिवर्धन की विविध अवस्थाओं वाले अंडाणु स्थित होते हैं। इन पंक्तियों में, इन असंख्य पंक्तियों में अपरिपक्व अंडाणु अंडाशय के केंद्र की ओर तथा परिपक्व सतह की ओर व्यवस्थित होते हैं। परिपक्व अंडाणु बड़ी केंद्रित न्यूक्लिएटेड कोशिकाएं होती है जिनमें अति अधिक पीतक भरा रहता है। अब दूसरा भाग है अंडवाहिनी। प्रत्येक अंडाशय की बाहरी सीमा के से एक छोटी चौड़ी एवं पतली भित्ति वाली नली अंडवाहिनी या ओविडक्ट निकलती है और ये नीचे की ओर सीधी चलकर अपनी ओर की तीसरी चलन टांग के कक्षांग के अंदर की सतह पर मादा जननिक छिद्र द्वारा बाहर खुलती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इसका नर एवं मादा जनन तंत्र की संरचना। अब हम इसके आगे बात करते हैं जीवन व्रत एवं परिवर्धन।